Oh, sorry, we're now actually coming back from a break, and we're now actually talking about very specifically part 1. And we're starting off on page 1, where I'd like to give you a general idea of what it is that this chapter first contains. तो थोड़ा सा वहाँ पे setup हो जाएगा basic, and then from there on we'll move on forward to the details. सबसे पहली चीज तो on part 1 you would have noticed that we're starting off with individual taxation. Coming to page 1, where I want to talk about the contents here, so we're starting off with individual taxation, which is basically to say that taxes are actually payable, just like in India, in the US as well, by individuals and companies and partnerships and corporations, which could be a simple corporation, a private limited company, or a complex corporation, what we call a public company. It could also be third party entities like estates or trusts that could owe taxes to the government. We are starting off with individuals. आपकी तरह मेरी तरह आम इंसान सैलरीड है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता है, अकेला है, तो इसका टैक्स ये कैसे भरता है, इसकी बात हम इस चैप्टर में करते हैं. Now today what we're going to cover up is 1.1, which is individual tax return, which is form 1040. इसमें भी सारा नहीं कर पाएंगे, कुछ कवर करेंगे. पहले हम ओवरव्यू देखेंगे ऑफ फॉर्म 1040, then we'll talk about what are the filing requirements, which includes who needs to file this, when do you file this, what are the various filing status that are available to a filer, who is a qualifying child, who is a qualifying relative, यानी कि a dependent, can you claim a dependent? डिपेंडेंट क्लेम कर सकते हो अपनी टैक्स रिटर्न में. कह सकते हो कि मैं किसी और का ख्याल रखता हूं, मेरे पे कोई डिपेंडेंट है, तो मुझे टैक्स थोड़ा कम देना चाहिए क्योंकि मैं मदद करा रहा हूं किसी और की भी. कैन यू क्लेम अ डिपेंडेंट, हु आर डिपेंडेंट्स. एंड देन ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टॉक अबाउट, लास्ट सेक्शन इज वी विल टॉक अबाउट टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें हम कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या फर्क है इसकी हम बात करेंगे. कि टैक्स अकाउंटिंग करते हो तो टैक्स अक्रूवल बेसिस पे होता है और टैक्स कैश बेसिस पे भी किया जा सकता है. क्वेश्चन इज हाउ do you decide which is best for you? Now before we actually get into all of that detail, and I don't think we'll be able to cover all of it today anyway, शुरू से अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आ जाइए आप पेज 3 पे. पेज 3 पे the first thing I want to do is I want to give you an overview of the form 1040. 1040 उसका नाम है, 1040 1040 फॉर्म का नंबर है. जैसे इंडिया में ITR नंबर 3 और ITR नंबर 2 होती है, ऐसे इंडिविजुअल के लिए कौन सी ITR बैठती है वो हिसाब है. So saying this is a form 1040. Okay. Now in the form 1040 what we are saying is कि this is about taxation of individuals. तो आपने इंडिविजुअल का टैक्स निकालना है. तो शुरू करने के लिए before I get to computing your tax, the first thing I need to compute is your income. इनकम कितनी उसके बेसिस पर टैक्स निकलेगा ना. तो first thing I do is I'll calculate what is your gross income. That's the first thing we do. पहले तो इनकम पता हो ना कितनी बनती है, ग्रॉस इनकम क्या है. ग्रॉस इनकम के अंदर कई शेड्यूल्स आते हैं. इसमें हमारा न्यूमोनिक का सरयू और अर्निंग्स, इसके अलावा जो शेड्यूल्स हैं वो है बी से लेकर एफ तक. बीच में जी नहीं आता, बस इसमें जी फॉर्म होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता. बी से एफ तक जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल बी जो है दैट इज ऑर्डिनरी इनकम एंड डिविडेंड्स. शेड्यूल सी जो है दैट इज बिजनेस इनकम. शेड्यूल डी जो है दैट इज कैपिटल गेन्स. सो योर इनकम मस्ट कंप्राइज ऑफ, एंड डोंट वरी मैं भी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं एक एक आइटम को खोलूंगा ग्रॉस इनकम और उसके अंदर एक एक शेड्यूल ये हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, तो अगर मन में सवाल आने लगे तो अभी बहुत जल्दी है, अभी होल्ड करो. ग्रॉस इनकम के एंगल से अगर हम बात करें तो मैंने कहा आपकी ग्रॉस इनकम जो है वेरियस सोर्सेज से होगी. इसके अलावा इसमें जैसे हमने कहा प्लस W2 क्या है, वेजेस का फॉर्म है. तो कोई सैलरीड वेजेस पे काम करता है उसका W2 वेजेस होता है. कोई अगर नौकरी करता है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है. अगर आप वो एम्प्लॉयमेंट इनकम इन्वेस्ट करते हो तो आपको कैपिटल यानी कि सॉरी आपको डिविडेंड जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर डिविडेंड या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा. तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम उसका पार्ट हो जाएगा. अगर आप साथ ही साथ पैसिव इनकम करते हो, फॉर एग्जांपल यू आर हार्ड नोज्ड अकाउंटेंट लाइक वी आर एंड यू फिगर आउट भाई तरीका सबसे अच्छा पता है क्या है, अगर आपने पैसा कमाना है प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट कर दो. रेंटल इज अ पैसिव एक्टिविटी. पैसिव एक्टिविटी इसके अंदर आएगी शेड्यूल ई में. पैसिव एक्टिविटी है जी.
ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, पर उसमें आपको इनकम आती जाती है, रेंटल उसमें आती है, रॉयल्टी इनकम उसमें आती है, तो रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, वो सब यहां जाता है। इकट्ठा करके हम ग्रॉस इनकम बनाते हैं। अब ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि जितनी आपकी ग्रॉस इनकम है सारी टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। कुछ हम ऐसे खर्चे हैं विच आर ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर, विच आर रिक्वायर्ड बेसिक टू लिविंग, एडजस्टमेंट्स माइनस करेंगे उनमें से, जिसके बेसिस पर हमारे पास आएगी हमारी AGI, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर हमने कहा ये एग्जांपल है विशेज, इसका हमने निमोनिक दिया आपको विशेज। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कुछ खर्चे होते हैं सॉरी, जो आप क्लेम कर सकते हो, सो इट्स अबव द लाइन डिडक्शन एसेंशियली। श्रद्धा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। श्रद्धा Patani, yeah, Patani, that's your name. Do you have a question? I'll allow you to talk. Hey Shraddha, you got a question? Now is the time to ask. Just unmute yourself and ask that question. Nahi? So Shraddha, apparently you've raised your hand but you don't have a question here, so I'm not sure why you've done that. I'll remove your permission to talk, and if you have any questions after this, just let me know. So I said there are some adjustments you can take, right? ये adjustments कौन सी होती हैं जी, किस तरीके की adjustment होती है ये? तो ये ऐसी चीजें जो इनकम में आनी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने रिटायरमेंट सेविंग्स के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यू इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी इन योर रिटायरमेंट सेविंग्स, दैट्स व्हाट वी कॉल IRA डिडक्शन, वो मिल जानी चाहिए, वो एडजस्ट होना चाहिए इस पे। अगर आपने एजुकेटर एक्सपेंसेस आपके, मतलब आप किसी बच्चे को स्कूल से पढ़ा रहे हो, तो वो इनकम में, ग्रॉस इनकम में नहीं हो, एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाना चाहिए, वो अमाउंट पहले ही रिड्यूस हो जाना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद एम्प्लॉय करते हो, टैक्स पे करते हो, तो अपनी इनकम पे पहले ही आपने कुछ टैक्स दे रखा है, एडजस्टमेंट में निकल जाना चाहिए। इस तरह की चीजें हैं जो एडजस्ट हो जाएंगी और उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आएगा, AGI। अब एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाने के बाद, जैसे इंडिया में भी होता है, आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे या आइटमाइज्ड डिडक्शन लेंगे, ये चॉइस है आपके पास। सो इफ आई लुक एट द बुक हियर, first thing that you have is standard deduction और itemized deduction after AGI, यानी कि मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। So you can either take a standard deduction or an itemized deduction. Standard deduction मतलब 12,000, अभी आजकल जो चल रहा है रेट $12,550 is the rate. So currently if you want an income up to 12,550, that's tax free in the year. So $12,550 या तो आप अभी अपनी इनकम में से वैसे ही हटा लो, इनकम में से ये अमाउंट माइनस कर लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, डिडक्शन ले लो, जो भी आपकी इनकम बनती, जो भी टैक्स बनता है, इतना अमाउंट तो पहले ही माफ हो जाएगा। जैसे इंडिया में 5 लाख रुपए तक की इनकम माफ है, टैक्स नहीं उस पे, वो 5 लाख रुपए की रकम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज $12,550 एज ऑफ 2022। सो यू कैन ईदर टेक दिस एंड मोस्ट रेगुलर फोक्स विल, or if you're one of those people who've got expenses of a certain category that are beyond normal, for example you've got a very sick mother at home who you're taking care of, वो मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत भारी हैं, और वो आइटमाइज्ड डिडक्शन जो है उसको लेने में बेनिफिट होगा अब मेरे को, क्योंकि इफ आई टेक द स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 12,550 तक का रिडक्शन है मेरे इनकम टैक्स पे, मेरी एडजस्टेड इनकम इतने से और हट जाएगी और कम हो जाएगी। But if I've got a sickly mother at home who requires medical attention and I'm spending hundreds of thousands of dollars, लाखों डॉलर मेरे खर्च हो रहे हैं इस काम में अगर, तो then the situation is very simple. क्या करना उस केस में? In that case, prefer to take an itemized deduction, जहां पे आप एक एक एक्सपेंस को सेपरेटली आइटमाइज करके, यानी कि सेपरेटली लाइन अप करके डिडक्शन ले सकते हो। सो यू कैन आइदर आइटमाइज। अब आइटमाइज डिडक्शंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कौन सी चीजें हैं जो आप आइटमाइज कर सकते हो? अगेन देयर आर सर्टेन डिडक्शंस दैट यू कैन क्लेम, फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस, ईदर फॉर योरसेल्फ और फॉर समबडी हु इज रिलेटेड टू यू। And if that doesn't work out, you can talk about taxes that you've already paid previously to state or to local governments. And you can also take reductions in interest that you may have paid. तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। अगर आपने कोई
घर बनाते हुए घर के लिए खर्चा उठा रखा था लोन, उस पर फिर इंटरेस्ट दिया, होम लोन पे इंटरेस्ट है, डिडक्शन है। तो अगर आपका मिलाकर 12,550 बैठ रहा है तो भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, आइटमाइज करने का पॉइंट नहीं है। पर अगर आपका $12,560 भी बैठता है ना अगर टोटल डिडक्शन, तो आइटमाइज करने में ज्यादा समझदारी है। यू शुड आइटमाइज इट देन, एज इन यू शुड इंडिविजुअली क्लेम ईच एक्सपेंस, बजाय कि सब कुछ एक बार में हमने कहा जी 12,550 का डिस्काउंट दे रहे हो, मैं उतना ही लूंगा। आप चाहो तो आप उसको और तोड़ सकते हो। ये कर देने के बाद आपके पास जो इनकम आती है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड तरीके से रखूं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल इनकम पे जो भी टैक्स रेट चल रहा है आपका, उसके बेसिस पर आपका टैक्स पेएबल बनेगा। सो इफ आई गो बैक, मैं एक्चुअली थोड़े पेज आगे आ गया था, बट इफ आई गो बैक टू करेक्ट पेज नंबर 3, तो आपको बताता है जी टैक्सेबल इनकम आ गई हमारे पास। और टैक्सेबल इनकम आ जाने के बाद फिर वो नेक्स्ट चीज क्या करना चाह रहा है उसके आगे, फिर अब उसको वो टैक्स रेट के बेसिस पे एडजस्ट करना चाह रहा है। मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, अभी ऊपर का आपको नहीं दिखेगा थोड़ी देर के लिए। टैक्सेबल इनकम में मैंने कहा जी क्या करना हमको, माइनस टैक्स एट करंट ईयर रेट, CY रेट, करंट ईयर का जो रेट चल रहा है वो आपका टैक्स बन जाएगा उसमें, ठीक है ना। दैट विल बिकम योर टैक्स इनटू, एक्चुअली दिस विल बिकम टैक्स पेएबल। नाउ यू कैन डायरेक्टली पे ऑफ दिस फेडरल इनकम टैक्स, जो उसने कहा फेडरल इनकम टैक्स में कहा टैक्स पेएबल, यू कैन डायरेक्टली पे ऑफ दिस टैक्स इफ दैट इज द केस। बट इफ दैट्स नॉट द केस कि आप डायरेक्टली इसको नहीं पे करोगे, अभी हो सकता है कि आपने टैक्स बहुत बहुत रिड्यूस कर रखा हो, तो आपके ऊपर ऑल्टरनेट टैक्सेशन हो जाए, ऑल्टरनेट टैक्सेशन हो जाए आपके ऊपर। इसे हम इंडिया में मैट कहते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट। यूएस में इसको AMT कहते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब AMT जो है ना, इसको बोलते हैं हम प्लस AMT। AMT जो है ना, ये खत्म हो गया यार, इसका नाम बदल के डोनाल्ड ट्रंप ने आके इसका नाम बदल के बीट कर दिया, BEAT, बेस इरोजन एंटी ट्रस्ट टैक्स। इसका भी वही एजेंडा है जो AMT का और इंडिया के मैट का है, कि अगर आपने टैक्स प्लानिंग कर करके टैक्स का नंबर इतना लो कर दिया अपना कि हमको अब आप टैक्स पे कर ही नहीं रहे, करोड़ों की इनकम पर भी आप टैक्स नहीं पे कर रहे, तो सरकार उसको काउंटर एक्ट करने के लिए मिनिमम टैक्स लगाएगी आपके ऊपर। वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोल लो या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बोल लो या बेस इरोजन एंटी ट्रस्ट टैक्स बोल लो, एक ही बात है, वो बीट है, वो सेम चीज है। उसका पर्पस यही है कि अगर आप ज्यादा ही टैक्स प्लानिंग करने लग गए कि बिल्कुल ही कुछ नहीं दोगे, तो हम फिर अपने नए तिगड़म भी फेंकेंगे, हम मिनिमम टैक्सेशन तब भी आपसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये बीट भी मेरे को समझ में आता है, ये बीट इज अ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसका अभी हमने बुक में AMT लिखा हुआ, अभी यहाँ काटा नहीं है बुक में मैंने, बट अगर आप चाहो अब, नाउ दैट यू नो, यू कैन मेक अ नोट ऑन द साइड से AMT हैज बीन रिप्लेस्ड बाय BEAT, बीट, ठीक है। अच्छा, हम यहां तक आ गए, अब आगे चलते हैं थोड़ा, कि जी मेरा बेस इरोजन एंटी ट्रस्ट टैक्स मान लो नहीं है, मान लो इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, आई डोंट हैव एनी सच टैक्स सेविंग प्रैक्टिसेस दैट आई फॉलोड व्हिच हैव रिजल्टेड इन ह्यूज टैक्स सेविंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बंदा हूं, मेरे पे बीट अप्लाई नहीं किया। तो अब क्या है कि जो अमाउंट है एज इट इज टैक्स पेएबल का, वो तो सेम ही हो गया ना। बीट अगर 0 है तो टैक्स पेएबल पे ही आ गया, वापस यहीं आ गए आप 1 पे। अब चाहो तो 1 एज इट इज पे कर दो, बट हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस ऑलरेडी कुछ करके पे किए हो, तो जो टैक्सेस आपने थ्रू आउट द ईयर पे किए हैं या पिछले साल जो पे किए हुए थे एक्सेस में, इनके मिलते हैं टैक्स क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल जैसी कंपनी, एप्पल इंडिया भी है उसका और एप्पल यूएस भी है, और सब इकट्ठा कंसोलिडेट होकर एप्पल यूएस में जाएगा, पर एप्पल इंडिया का जो टैक्स पेएबल है वो इंडिया में पेएबल है, क्योंकि इंडिया में रुपए में सारी कमाई करिए, इंडिया की सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, तो फॉरेन टैक्स देना पड़ रहा है एप्पल को,
फॉरेन टैक्स का क्रेडिट ले लेगी वो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट्स के सेक्शन में वो कहेगी ऐसा भाई साहब अगर इस पे 10 लाख का टैक्स बनता था, मैं 3.5-4 लाख रुपए पहले इंडिया में दे चुका हूं, बचे जो 6 लाख है उसकी बात कर लो मुझसे, 4 तो मैं पहले दे चुका हूं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो टैक्स क्रेडिट्स में जाएगा। अब एक चीज और आपने नोटिस करी हो अगर, तो आपको दिखेगा कि जितनी भी इससे पहले डिडक्शंस और एडजस्टमेंट्स थी वो मेरी इनकम को घटा रही थी, मगर टैक्स पेएबल मेरा घट जाए, टैक्स क्रेडिट उसमें मदद करते हैं। टैक्स क्रेडिट सीधा ही टैक्स को काटते हैं। टैक्स क्रेडिट्स विल ऑफसेट माय करंट टैक्स लायबिलिटी, माय टैक्स पेएबल। इसके अलावा अगर आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बनता है बिकॉज यूर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, तो एसई टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इसमें ऐड होगा। और वो हो जाने के बाद अगर आपने कुछ पेमेंट्स प्री एडवांस में कर रखी हैं या पेमेंट्स आप दे रहे हो अभी प्रीवियसली पिछले क्वार्टर में जमा कराई है बिकॉज ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स जैसी चीज एडवांस में जमा करानी पड़ती है, तो अगर आपने एडवांस में टैक्स पहले ही जमा करा रखा तो पेमेंट्स आप दे चुके हो, तो पेमेंट्स आप पहले ही दे चुके हो कुछ। और अगर ऐसा हो चुका है तो उसके बाद जो बचेगा ना वो है आपका टोटल टैक्स ड्यू। ये हमारा एक्चुअल टैक्स ड्यू है, ये हमने एक्चुअली पे करना है। सो मेरे पास अब यहां पे एक सवाल भी आ रखा है चैट में। अच्छा, तो इंडिया में इंडिविजुअल्स के लिए उसको एएमटी बोलते हैं, कंपनीज के लिए मैट बोलते हैं, तो शार बता रहे हैं हमें वो सेम ही कहानी है और सेम ही उसका पर्पस है। करण पूछ रहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस वाज डिडक्टेबल इन एडजस्टमेंट्स अर्लियर आल्सो। हाँ, वो पता क्यों था करण? हालांकि अब तो बहुत आगे आ गया, बहुत आगे आ गया, तो बताऊं क्यों था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है उसमें 50% जो होता है ना, 50% जो होता है वो एम्प्लॉयर का पोर्शन होता है, 50% एम्प्लॉय का होता है। एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस में इन जनरल ऐसा रहता है। फाइका टैक्सेस फॉर एग्जांपल 50% आपका, 50% एम्प्लॉयर का होता है। पर सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो है ना उसने 100% पेमेंट करनी है, तो यहां पहले ना उसने 100% यहां ऐड करवाना है, ये 100, पर इससे पहले कि यहां 100 ऐड हो उसने 50% माइनस पहले करवा दिया, इसलिए एक जगह माइनस हो रहा है, एडजस्टमेंट बन रही है उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर रखा है, इसको इनकम से हटाओ। दूसरी तरफ फिर वो कहता है अब जो आपने पे करना है फिर पूरा अमाउंट बताओ कितना, वो भी टैक्स में जुड़ेगा ही ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, तो इसलिए हो रहा है ऐसे। डज दैट मेक सेंस? आगे चलेंगे लेकिन करण अभी समय आने पर मैं ये चीज वैसे भी बताऊंगा। तो फिर ऐसा भाई लोग, ये है आपका फ्लो ऑफ द फॉर्म 1040। आई होप ये पूरा दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये है फॉर्म 1040, इसका पूरा फ्लो। ये शुरू होता है ग्रॉस इनकम से, फिर इसमें एडजस्टमेंट की जाती है जिसके बेसिस पर हम एडजस्टेड ग्रॉस इनकम तक पहुंचते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है, यानी कि ऐसे खर्चे जो हर इंसान को मिलने चाहिए, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर देना, या ओल्ड एज रिटायरमेंट के अकाउंट में हमने पैसा जमा किया, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन वो मिल जाना चाहिए, वो मिलता है। एजीआई कर लेने के बाद फिर सवाल आता है कि डू आई वांट टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड डिडक्शन, जिसमें मैं $12,550 आज अपफ्रंट में डिस्काउंट ले सकता हूं अपनी इनकम पे, या फिर शुड आई टॉक टू माय सीपीए एंड टेल हिम कि मेरी जो एडजस्टमेंट जो हो रही, सॉरी जो डिडक्शन हो रही है उसको आइटमाइज कर दे यार। आइटमाइज डिडक्शन में मेरे को ज्यादा स्कोप है क्योंकि मेरे मेडिकल के खर्चे बियॉन्ड थ्रेशोल्ड हैं, क्योंकि मेरे डेंटल के खर्चे बियॉन्ड थ्रेशोल्ड हैं, क्योंकि मेरे एजुकेटर एक्सपेंसेस बियॉन्ड थ्रेशोल्ड हैं, तो वो सब मेरे को आइटमाइज करने में बेनिफिट मिल रहा है। चलो बेनिफिट ले लो, फिर वो कर लेने के बाद आपके पास आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लग के आपका टैक्स पेएबल या फेडरल इनकम टैक्स बन जाएगा। अब ये फेडरल इनकम टैक्स में से अगर आपने कोई पहले पेमेंट कर रखी हो प्रीवियसली तो माइनस कर दी जाती है, मैं इनकी बात कर रहा हूं पेमेंट्स की, ये जो टिक मैंने लगाया पेमेंट्स, ये माइनस कर दी जाती है। अगर आपका कोई नया टैक्स बनता हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तो वो ऐड कर दिया जाता है। और जो भी टैक्सेस आपने दूसरी अथॉरिटीज को दिए, स्टेट को, गवर्नमेंट को, थिंग्स लाइक दैट, म्युनिसिपल, काउंटी, इनके टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं। टैक्स क्रेडिट्स
या फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन टैक्स रेट, इनके टैक्स क्रेडिट मिल जाते हैं। अ क्रेडिट इज वर्थ मोर मनी देन एन एडजस्टमेंट। चाहे एडजस्टमेंट 1000 रुपए की और क्रेडिट सिर्फ 50 रुपए का हो, क्रेडिट इज बेटर। यू नो व्हाई? क्रेडिट विल ऑफसेट योर एक्चुअल टैक्स पेबल। बस तो फिर क्या है, ये इतना ही काम है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये अगर आप समझ गए फ्लो, तो आप 1040 का फ्लो समझ गए। अब इसके बाद अगले पेजेस पे आपको एग्जांपल दिया, 2019 का फॉर्म है उसमें 1040 का, और 2019 से 22 में अभी ज्यादा चेंजेस नहीं आए कोई, सिर्फ डेट्स का और थोड़ा सा फॉर्मेट का चेंज है, बाकी सब सेम है। तो अगर आप अब देखें तो आप ये पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 अब आप पढ़ के इसमें सेंस बना सकेंगे। आपको ये फॉर्म में अब लगेगा अच्छा हाँ मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, जैसा बताया गया था वैसा ही फॉलो कर रहा है ये आइडिया है। I also have some things in the chat. Let me quickly respond to those. रिया ने एक सवाल पूछा है, सर वन डाउट, द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अ फिक्स्ड चार्ज every year, right? Correct, Riya, correct. This is fixed every year. So the idea is it's inflation adjusted. अगर आप अपनी बुक्स देखोगे ना, तो जब शुरू करेंगे हम फर्स्ट फ्यू पेजेस में, तो आपको $12,200 पता चलेगा। ओरिजिनली यहां से शुरू हुआ है, 2019 में 12,200 होता था, फिर 20, 21, 22 में आते आते वो इन्फ्लेशन से थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना, इन्फ्लेशन आ रही है तो डॉलर की कीमत भी घट रही है, तो थोड़ा थोड़ा डिडक्शन बढ़ा रहे हैं वो, बस इतना है। वो $12,200 का उठ के 12,550 हो गया, तो $350 की इंक्रीमेंट आई है ओवर 3 years। बट बाय एंड लार्ज द लिमिट्स रिमेन स्टेबल एंड यू कैन क्लेम इट एवरी ईयर। यू कैन टेक अ स्टैंडर्ड डिडक्शन एवरी ईयर। जैसे हमारे यहाँ पे भी हर साल 5 लाख रुपए की इनकम एग्जाम्प्ट है, तो इस साल अगर 5 किया, अगले साल 5 किया, वो एग्जाम्प्ट इनकम्स है, उन पे कोई टैक्स नहीं है, सरकार नहीं मांगेगी, ऐसा रहता है। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। आओ पेज नंबर 12 पे आ जाओ सीधा ही, वेयर वी टॉक अबाउट हु मस्ट फाइल द फॉर्म 1040। 1040 फाइल करने की जरूरत किस किस को है? क्या आपको मेरे को जरूरत है 1040 फाइल करने की, और इज इट समबडी एल्स हु नीड्स टू डू दिस? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, if your income is beyond the standard deduction number, स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा अगर आपकी इनकम, तो you need to pay it, you need to pay tax on it, so you need to file the 1040. If your self employment income is more than $400, तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ड्यू हो जाता है, एसी टैक्स ये ड्यू हो जाता है, तो भी आपको 1040 भरना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आपकी इनकम $12,550 से कम है, बट यू आर अ स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉई, तो आपके ऑलरेडी टैक्सेस कुछ हद तक फाइका टैक्सेस वगैरह डिडक्ट किए हुए हैं। जैसे इंडिया में टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, तो आपको टैक्स रिफंड लेना होता है उस केस में, तो रिफंड लेना चाहते हो तो भी 1040 भरो, रिफंड ले लो, कौन मना करा, सरकार रिफंड कर दी, बट 1040 भरो। ये 3 केसेस में आपको 1040 भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओ मेरे साथ और बात करो, तो आपको दिखेगा कि 1040 फॉर्म की फाइलिंग का क्या सिचुएशन है। व्हेन डू यू फाइल द 1040, व्हेन डू यू पे टैक्सेस ऑन द 1040, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस, ये आपके पास अब सवाल आने लगेंगे। सो इफ यू लुक एट पेज नंबर, व्हाट्स द पेज ऑन दिस, पेज 13 आई अज्यूम, पेज 13, then you need to file your 1040 by 4/15. 4/15 तक आपको फाइल करना पड़ेगा, यानी कि 15 अप्रैल तक आपको अपना 1040 फाइल करना ही है, चॉइस नहीं। अच्छा, अगर आप कहते हो नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा ना, क्या करूं मैं, तो फिर सरकार आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दे देगी, 6 मंथ्स का, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको, इतना हो जाएगा, 6 मंथ्स एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, 6 मंथ एक्सटेंशन है इसके अलावा, दैट्स व्हाट यू विल गेट। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट एक्सटेंशन इन फाइलिंग डज नॉट मीन एन एक्सटेंशन टू पे टैक्सेस। टैक्सेस you still have to pay by 4/15. And if you are in a position where you haven't filed your return yet,
उसके लिए आपने एक्सटेंशन ले रखी है, 6 महीने की एक्सटेंशन है, यानी कि अक्टूबर 15 तक आप इसको आराम से आप फाइल कर सकते हो। पर अक्टूबर 15 तक अगर आपने फाइलिंग नहीं करी, आपको पता ही नहीं है उससे पहले, यानी कि जून जुलाई में आपको नहीं पता क्या हिसाब है, और आपने 4/15 को आपने पेमेंट करनी है, तो अब क्या करोगे? तो इसमें फिर कुछ रूल्स हैं पेनल्टीज अवॉइड करने के लिए। लास्ट ईयर की टैक्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन जो बैठ रही थी, उतना अमाउंट अगर आप जमा करा देते हो, या करंट ईयर की 90% तक की अगर जमा हो रखी है अमाउंट्स, तो पेनल्टीज नहीं बनती हैं आपके ऊपर। ये चीजें अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट द आइडिया इज यू हैव एन एक्सटेंशन टू फाइल योर रिटर्न, बट यू डू नॉट हैव एन एक्सटेंशन इन पेइंग फॉर इट। टैक्स सरकार को 4/15 तक चाहिए, 15 अप्रैल तक टैक्स हाथ में होना चाहिए, तो चाहिए। अब आप नहीं जमा कराते तो पेनल्टियां खाओ, भुगतो, ये हिसाब है, इसकी एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है ना। पेनल्टीज की भी बात मैं अभी बाद में करूंगा, अभी लिखी हुई यहां कुछ मेंशन है, पर मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में, मैं अभी नहीं करूंगा। पेनल्टीज की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। फॉर नाउ माई एजेंडा इज, अगर हम बाकी फॉर्म टाइप्स देखें, तो जैसे अगर आपको अमेंडमेंट करानी हो अपने फॉर्म की, 1040 की अमेंडमेंट करानी हो अगर आपको, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में? 1040X फाइल कर सकते हो। ये एक नया तरीके का 1040 है। एक तो 1040 फॉर्म आपका जो स्टैंडर्ड है, और अगर अमेंडमेंट करवानी हो तो 1040X हो जाता है उसके लिए। You can file your 1040X, your amendment, to claim a refund or to just get an amendment at the later of 3 years from original due date, including extension, or 2 years after actual payment of tax. जो भी लेटर पड़ रहा है इनमें से, whichever date is the later date, you can, मतलब अपनी 1040 की अमेंडमेंट कराई जा सकती है कौन से टाइम पे? या तो 3 years फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, या फिर 2 years फ्रॉम एक्चुअल टैक्स पेमेंट अमेंडमेंट की जा सकती है। अमेंडमेंट बोले तो रिवीजन, करेक्ट। अब अमेंडमेंट के लिए पूछ ही रहा तो शायद मेरे से कि व्हाट इज अमेंडमेंट? इज रिवीजन इन रिटर्न। हाँ, करेक्ट। अमेंडमेंट इज व्हाट वी कॉल रिवीजन, मतलब आपको उसमें चेंजेस करवाने। आपने कहा जी पहले हमने गलत इनकम दिखा रखी थी, थोड़ी फालतू ही हो रखी थी, खर्चे नहीं क्लेम किए हुए थे, या फिर हमने पहले खर्चे ठीक दिखाए थे, सब कुछ सही बताया था, सारा कुछ सही है, पर हमारा जो टैक्स बनता था हमने उससे ज्यादा पे कर रखा है, हमारे को क्रेडिट कम लिए हमने, या फिर हमारा जो टैक्स बनता था हमने गलत पे किया है, गलत बताया हमने आपको, हमारी इनकम ज्यादा थी इससे, तो अमेंड कराओगे। या फिर ये हो सकता है कि आप, जो पहला केस है, जो एक्चुअली फैक्चुअली लोग जिस वजह से अमेंडमेंट कराते हैं कि आपका रिफंड ड्यू हो रहा है और आप वो रिफंड क्लेम करने के लिए आप अमेंडमेंट करवाओगे। एक्चुअल केस ये होता है, वरना फालतू टैक्स देने के लिए कोई अमेंड नहीं कराता अपनी रिटर्न। सब कहते हैं भाई जब तब पकड़ में आएंगे तो आएंगे, उससे पहले करवाने के मूड में कोई होता नहीं है। ये आइडिया है, बट एनीवेज दैट्स जस्ट हाउ इट इज। नाउ यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि IRS का स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन है। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन यानी कि IRS का, अगर आप टैक्स के काम में गलती कर देते हो, हैं IRS के काम में, आप टैक्स के काम में आप गलती कर देते हो, तो IRS can come back at you, and IRS can come back and impose penalties. It can claim that you've been negligent, but there is a limitation on time period. And इसमें भी एक लूप साइड है, एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा अभी। 3 चीजें हैं जिसके लिए आपके ऊपर IRS जो है फिर से स्क्रूटनी कर सकती है। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स में स्क्रूटनी होती है, वैसे ही वहां इंक्वायरी होती है। तो IRS की इंक्वायरी, IRS का ऑडिट, उसकी एक लिमिटेशन है। 3 चीजें जिस पे वो कर सकती है, या तो एरर और सिंपल नेग्लिजेंस का केस होगा। एरर और सिंपल नेग्लिजेंस से मेरा क्या मतलब है? एरर का केस है, एरर गलती, जमा गुना करने में गलती हो गई, कहीं कुछ 2 इनवॉइसेस थे मेरी तरफ से, मैंने नहीं चढ़ाए, या कुछ 2 इनकम के सोर्सेस थे हमारे लिए, वो हमने नहीं दिखाए, गलती हो गई। अब बिना किसी के कुछ कहे हम अगर करेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर गलती है जो हम करेक्ट भी नहीं करते क्योंकि हमें पता भी नहीं चली, तो IRS चाहे तो गलती के लिए आपके ऊपर 3 साल तक डिमांड रेज कर सकता है, 3 साल तक आपको ऑडिट कर सकता है, 3 साल के पीरियड तक के लिए वो आपके ऊपर हर तरीके का एक्शन जो IRS की पावर में वो ले सकता है टू रिकवर
द एडिशनल टैक्स दैट इज पेएबल 3 years। एरर्स के केस में 3 साल तक का टाइम। यही अगर आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस करी है, यानी कि आपकी इनकम इज अंडरस्टेटेड बाय 25% और मोर, एरर नहीं, ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस बोले तो मतलब 25% से ज्यादा की इशू है, 25% से ज्यादा की हेराफेरी कर रखी है ना। अगर ऐसा सिचुएशन है कि जिसे हम कहते हैं जी ग्रॉस नेग्लिजेंस, you have understated your income by 25% or more, as a result you've paid less taxes, as a result you've done less effort, less taxes पे किए यार, बात ही खत्म हो गई। आपके बनते थे 10 लाख, आपने जमा कराए 6 लाख, क्यों? तो अब इस केस में क्या होगा, 6 years तक का, 6 years तक का उनके पास टाइम फ्रेम है। तो अगर आपकी आज हम 2022 में बैठे हैं और अगर उनको लगता है यार ये एरर जो है इनकी आज की रिटर्न में पकड़ी गई है, मुझे लगता है कि पीछे से चलती आ रही है, तो वो चाहें, अगर वो एरर ही है, सिर्फ एरर है, तो पिछले 3 साल की और निकाल सकते हैं रिटर्न्स। अगर उनको लगता है ये एरर नहीं है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है, 25% से ज्यादा का हेरा फेरी है, तो पिछले 6 साल तक की रिटर्नें खोल के चेक करी जा सकती हैं, और उनमें गलती निकल गई तो पेनल्टियां कितनी बड़ी हैं आप अभी सोच नहीं सकते। यूएस में वैसे भी पेनल्टीज इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में तो टैक्स इज सॉर्ट ऑफ वॉलंटरी, पे कर दो, नहीं तो कोई नहीं, जब पकड़े जाओगे तब कर देना। यूएस में अगर आप पकड़े गए टैक्स चोरी करते हुए तो जेल जाना पड़ता है, जेल की सजा है। तो आप समझ सकते हो कि वहां सिर्फ पैसे नहीं, पेनल्टी सिर्फ पैसे में नहीं लगेगी, जेल के टाइम में भी लगेगी। टैक्स इवेजन, देखो टैक्स रिडक्शन करना, टैक्स प्लानिंग करना, टैक्स की लाइबिलिटी रिड्यूस करना, ये लीगल चीज है। टैक्स एवेड कर देना, टैक्स इवेजन करना, जेल जाना पड़ता है। और फिर अगर यही उनको लगता है कि आपने ये दोनों ग्रॉस नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस नहीं या एरर नहीं, आपने फ्रॉड किया है, आप आईआरएस के टैक्स के क्लॉज का मिसयूज करके बहुत टाइम से टैक्स की हेराफेरी कर रहे हो, फेलियर टू फाइल है या फ्रॉड है अगर आपका केस, तो आईआरएस के पास अनलिमिटेड स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन है, अनलिमिटेड। अगर वो चाहें तो आज से 20 साल पहले की, जब आपने करियर शुरू किया था, उस दिन की रिटर्न भी खोल सकते हैं और उस पर डिमांड भी रेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन फॉर एरर एंड फ्रॉड। अब आपने एक चीज नोटिस करी इसमें, ये कौन पता करेगा भाई कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, कि ये नेग्लिजेंस है, कि ये फ्रॉड है? ये कौन पता करेगा? ये कहानी कौन बताने वाला है? तुषार का भी वही सवाल है, हाउ विल वी डिटरमिन दिस, हाउ विल वी डिटरमिन कि फ्रॉड हुआ है, कि ग्रॉस नेग्लिजेंस है, कि एरर है? ये डिटर्मिनेशन की पावर किसके हाथ में है? प्रदीप पाल कह रहे सीपीए विल आइडेंटिफाई, नहीं, सीपीए नहीं आइडेंटिफाई करेगा, आईआरएस का टैक्स ऑफिसर आइडेंटिफाई करेगा। ये पावर जो है कि कौन सी चीज बैठती है, ये आईआरएस के टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर होती है। वो किस चीज का केस बनाता है, वो आप पे ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस ठोक देता है, या वो आपके ऊपर सिर्फ नेग्लिजेंस और एरर का केस बनाता है, या वो फ्रॉड का केस आप पे डाल देता है, ये आईआरएस के ऑफिसर के हाथ में है। और ये पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर, और अगर एक बार उसने फ्रॉड का केस डाल दिया आप पे, चाहे फिर वो केस हार जाओ और आप जीत जाओ, आपका तो समय बर्बाद हो गया, आपका तो टाइम बर्बाद हो गया, आपका तो रेप्यूटेशन खराब हो गया, फ्रॉड के चक्कर में जेल जाने की नौबत बन गई आपकी। प्रॉब्लम है ना? यही अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात है तो अगेन सेम सिचुएशन है यार, प्रॉब्लम है। वो अगर आपने, आपके हिसाब से नेग्लिजेंस बनती है, आपने कहा मैंने कोई जान के कुछ नहीं किया, गलती हो गई मुझसे, कहता है नहीं जी ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ये उसके हाथ में है। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ देयर इकोनॉमी वर्क्स। वहां आम आदमी, सरकार, कर्मचारी वो करप्ट नहीं है। जैसे इंडिया में अगर आप इनकम टैक्स ऑफिस जाओ तो आपको दिखेगा कि वहां बिजनेसमैन को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, उसको दुखी किया जाता है, फिर उससे पैसे निकलवाए जाते हैं, टैक्स के हों
या रिश्वत के हों, पैसे खींच लिए जाते हैं उससे। और अगर वो पढ़ा लिखा अकाउंटेंट ना हो जो इनकम टैक्स ऑफिसर को सुधार दे, जवाब दे पाए, तो चाहे रिक्वायरमेंट ना भी हो, डिमांड की डाल देते हैं उस पर, डिमांड डाल देते हैं उस पर, भाई तू 4 लाख का टैक्स जमा करवा दे, 40 लाख का टैक्स जमा करा दे। ऐसे ही है। सेम थिंग इज अवेलेबल इन द यूएस एज वेल, इट्स जस्ट इट्स नॉट यूज्ड दैट वे, इट्स नॉट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मनी, दैट्स नॉट द एजेंडा, इट्स यूज्ड टू क्रिएट दहशत। टैक्स भरने वाले के मन में ये डर होना चाहिए, और उसको फिर ये भी नहीं दिखना चाहिए ऑप्शन के मैं रिश्वत देके निकल जाऊंगा। इंडिया में टैक्स देना वॉलंटरी क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर को सेट कर लो, उसको पैसे दे दो, सरकार को मत दो, उसको दे दो। यूएस में ऑप्शन नहीं है। सो विद सच अनलिमिटेड पावर कि जी फ्रॉड है, तो अनलिमिटेड स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन हमारे पास, हम जब तक चाहें तब तक आपको परेशान कर सकते हैं, जिस समय की चाहे उस समय की हम फाइल खोल के उस पर डिमांड रेज कर सकते हैं। ये ऑप्शन होना इज अ कंट्रोल डिवाइस, इट्स अ डेटरेंट कि पीपल शुड थिंक ट्वाइस बिफोर दे स्टार्ट टू स्टील टैक्स फ्रॉम द आईआरएस। ये लॉजिक है इस बात का। डज दैट मेक सेंस गाइस? देखो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको चैट में हाँ या ना करना पड़ेगा, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। आई विल नॉट बी एबल टू सी यू और सी योर एक्सप्रेशन इन एन एक्चुअल क्लास जैसे होता है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा ना यहाँ पे, यहाँ तो मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। तो आई विल हैव टू गेज बेस्ड ऑन योर चैट रिस्पॉन्सेस। सो विजेता जी ने कहा ऑफिसर्स इवन हैव द पावर टू कन्वर्ट एरर केस टू फ्रॉड केस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ 3 years अकाउंट्स और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और बिफोर इन्वेस्टिगेशन। सो द आइडिया इज विजेता, द ऑफिसर हैज द एबिलिटी टू बी रीजनेबल, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका टोटल टैक्स का जो इशू था वो $10,000 का है और वो आप पे फ्रॉड का केस लगा दे $10,000 के लिए। इट्स नॉट वर्थ इट, इट हैज टू बी अ बिग सम ऑफ मनी, their individual reputations are tied to this. So the idea is they will assess, your assessing officer will assess your issues. Investigation is different. Investigation will be triggered after your assessing officer mentions that there is a problem, and वो ये 3 में से कौन सी बैठती है वो assessing officer बताएगा, वो बताएगा कि वो इन तीनों में से कौन सी चीज बैठती है, और फिर वो फैक्चुअल के बेसिस पे करेगा ना यार। उसको दिखेगा कि तो फ्रॉड का केस है तो फ्रॉड डालेगा, उसको देखा ग्रॉस नेग्लिजेंस का है तो ग्रॉस का डाल देगा, तो देखा सिर्फ नेग्लिजेंस है तो सिर्फ नेग्लिजेंस का केस डालेगा, ऐसा रहता। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रूव होगा कि आपका क्या सिचुएशन है। फिर आप जैसे इंडिया में सीआईटी अपील है, वैसे यूएस में आईआरएस कोर्ट होता है। फिर आईआरएस कोर्ट जाओ, सीपीए को साथ लेके जाओ, वकील नहीं चलेगा, हमारा सीपीए चलेगा, सीपीए को साथ लेके जाओ, उसको बोलो केस लड़ मेरा। वो तो फिर सारा प्रोसेस है ही ना, जो इंडिया में वो बाहर भी है, वो सेम प्रोसेस बाहर भी चलता है, यू कैन अपील इट। ओके गाइस, सो इफ दैट मेक सेंस टू यू देन आई थिंक फाइलिंग स्टेटस थोड़े से, आई थिंक टाइम भी हो गया है, दिस विल टेक एटलीस्ट 30 minutes फॉर मी टू कवर, तो मैं अभी इसको कवर नहीं करूंगा। आई एम एंडिंग द क्लास हियर फॉर यू सिंस दिस इज जस्ट अ डेमो। टुमारो फॉर द न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन, कल क्योंकि सब नॉर्मल बच्चे भी रिज्यूम करेंगे। सो विल डू दिस टुमारो। इफ इन द मीन वाइल यू हैव एनी क्वेश्चंस, पुट इट इन द चैट, and if you, in that case, thank you so much for being here, thank you so much for being a part of this class, and I will see you again soon, which is tomorrow. ठीक है ना? All right, thank you Aryan, thank you Pradeep sir, thank you Seema ma'am, thank you Parminder ma'am, thank you all, thank you Yogesh sir, thank you Riya, thanks Manish, thanks Tushar, thanks Karan, Simran Das, Sri Ram Das. Thank you Sri Ram Das, thank you Sri Ram Das sir, in fact, thank you Shraddha, thanks Arwa, thanks everybody else as well. All right folks, thank you so much. Tomorrow, and till then have a great evening. I think the weather's pretty nice, everybody enjoy yourselves. All right, bye guys.